तो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर प्लेसेस। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे जुपिटर नोटबुक अपना बना सकते हो। तो अब हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे फर्दर। तो जैसे अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट टाइम मैंने डेस्कटॉप के अंदर डेटा साइंस के अंदर अपनी ये वाली नोटबुक बनाई थी, तो मैं इसको ओपन कर रही हूँ अब। क्लास आज हम इनपुट फंक्शन, ई वैल फंक्शन और जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो सारा कर लेंगे। यानी जितना भी हमारा बेसिक होता है, इंट्रोडक्शन होता है पाइथन का, वो वाला पार्ट हम आज कंप्लीट करके ही रहेंगे जल्दी से। ठीक है, तो है थोड़ी सी चार्जिंग। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने इनपुट फंक्शन पे। देखो अभी तक मैं प्रीवियस वीडियो में वैसे आपको इनपुट का कॉन्सेप्ट समझा चुकी हूँ, लेकिन मैं दोबारा से समझा देती हूँ, इसके अंदर कुछ एरर आया था। देखो इनपुट का काम क्या है। एक होता है कि आप अपनी वैल्यू को फिक्स कर देते हो। ठीक है, जैसे मैंने ए की वैल्यू लिख दी 5 और बी की वैल्यू लिख दी 6 और फिर मैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ। जैसे मैं ऐसे लिख दूँ बी इक्वल टू 6 एंड एक और फिर मैं लिख दूँ सी इक्वल टू ए प्लस बी और फिर मैं बोलूँ कि भैया प्रिंट कर दो मेरे को सी। ठीक है, एक मैंने ये कोड लिखा। अब ये कोड बड़ा इजी है, आपको पता है कि इनका सम प्रिंट कर देगा ए प्लस बी का। फाइन, इतना तो हम कर चुके हैं लास्ट टाइम में। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो मेरे इनपुट्स है ना ए और बी के, वो फिक्स्ड है, वो 5 और 6 है। जब भी मैं क्वेश्चन रीरन करूंगी वो हमेशा मुझे 11 ही आंसर देगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं यूजर डिफाइंड प्रोग्राम्स। मतलब कुछ ऐसे प्रोग्राम जिसके अंदर यूजर जो इनपुट दे, हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसको आउटपुट प्रोवाइड करें। तो ये तो प्रोवाइड नहीं करेगा हमको। अब हम क्या कर सकते हैं ऐसे केसेस के अंदर, हम ऐसे केसेस में क्या करते हैं, हम इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। इनपुट फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, यूजर जो इनपुट देना चाहता है हम उससे इनपुट लेंगे और उसके ऊपर हम प्रोसेसिंग जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो फंक्शन का नाम था वो मैंने आपको बता दिया था, इनपुट है। इनपुट क्योंकि एक फंक्शन है तो उसके आगे ये दो ब्रेसेस लगेंगे जिनको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, पैरेंथेसिस बोलते हो आप इसको। और इसके अंदर आपके आर्ग्यूमेंट्स जाते हैं, जो भी वैल्यूज होती है। तो मैं अब आप, और मैंने कल ये भी सिखाया था कि इनपुट फंक्शन क्योंकि वैल्यू लेगा, पूरा फंक्शन का जो भी कोड होगा उससे एक वैल्यू आएगी। तो जो भी वैल्यू आती है वो किसी वेरिएबल के अंदर जाती है ना, जैसे ये 5 है तो वो किसी वेरिएबल के अंदर जा रहा है। इसीलिए इनपुट फंक्शन जो होगा हमेशा राइट साइड पे होगा, क्योंकि वो पूरा कोड जो भी होगा इनपुट का वो आपको एक वैल्यू एंटर करवाएगा और वो वैल्यू हमें किसी वेरिएबल में डालनी है। तो वैल्यू जो होती है वो हमेशा राइट हैंड साइड पे होती है और वेरिएबल हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। इसीलिए जो आपका इनपुट फंक्शन है उसका पूरा कोड राइट हैंड साइड पे होगा और लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेरिएबल होगा जो उस इनपुट फंक्शन से जो भी इनपुट आएगा उसको फिर स्टोर करवाएगा मेमोरी के अंदर। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी तीसरी चीज जो मैंने आपको उस दिन बताई थी वो ये थी कि जो इनपुट फंक्शन होता है आपका, वो हमेशा जो आर्ग्यूमेंट्स लेता है या जो भी वैल्यूज वो लेता है वो स्ट्रिंग टाइप की होती हैं। इसका मतलब अगर आप इनपुट फंक्शन यूज करके 2 वैल्यू इनपुट करा रहे हो या 3 वैल्यू इनपुट करा रहे हो तो वो इनकी डेटा टाइप को क्या लेने वाला है, वो इनकी डेटा टाइप को स्ट्रिंग लेने वाला है। उसको नहीं पता कि 2 इंट है यानी इंटीजर, उसको नहीं पता कि 2 नंबर है, उसके लिए 2 भी स्ट्रिंग ही है। यानी जैसे उसके लिए गुड है, ठीक है, वैसे ही उसके लिए 2 है, दोनों स्ट्रिंग्स है उसके लिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कभी स्ट्रिंग्स में कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर यानी प्लस का ऑपरेटर यूज करवाती हूँ तो वो मेरे को क्या देता है, इन दोनों को ज्वाइन कर देता है ना। ये सारा मैं आपको प्रोग्रामिंग करके दिखाऊंगी, कोड करके, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में सारे कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी बता रही हूँ ताकि हमारा क्लियर हो जाए। तो उसी टाइप से अगर मैं कभी 2+3 करती हूँ, इनपुट फंक्शन से अगर मैंने 2 लिया है और मैं उसको 2+3 कर रही हूँ तो वो मुझे आउटपुट में क्या देने वाला है, 23 देने वाला है, ना कि 5। अभी जैसे यहाँ पे आपने फिक्स वैल्यू कर रखी थी तो वो उसको इंटीजर नंबर मान के वो आपको सम करके दे रहा था। लेकिन जब आप इनपुट फंक्शन का यूज करोगे तो वो आपको 23 देगा, उसको नहीं पता कि ये नंबर है। तो ये सारी कन्वर्जन कैसे करेंगे वो हम आगे सीखने वाले हैं। आई होप आपको इनपुट का काम समझ में आ गया होगा, कुछ भी वैल्यू को उसको इनपुट कराना है यूजर के थ्रू। तो सबसे पहला काम हम यही करते हैं। मैंने आपको बोला कि आप कोई भी वैल्यू जो उसे एंटर करवाओगे वो उसको स्ट्रिंग टाइप की लेने वाला है, वो उसको नंबर टाइप का नहीं मानता। तो सबसे पहले मैं अब कोड जो लिखूंगी उसमें मैं यही चीज प्रूव करने वाली हूँ। ठीक है, तो मान लो मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ नम, जिसके अंदर मैंने, अब इनपुट फंक्शन यूज कैसे होता है, आप लिखोगे इनपुट और इसके ब्रेसेस।
अब जैसे कोई चीज इनपुट करानी है तो यूजर को बताना तो पड़ेगा ना कि भैया क्या चीज इनपुट करानी है, तो फिर प्रॉम्प्ट तो देना पड़ेगा। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कि जब कोड रन हो तो पहले उसके आगे स्टेटमेंट लिखी हुई है, एक लेबल आए कि हम आपसे ये चीज मांग रहे हैं और फिर आप उसकी वैल्यू दें। जैसे आपको एटीएम के अंदर वो बताता है कि हमको क्या चाहिए, आपको कितना अमाउंट निकालना है, राइट? तो आप वो वैल्यू लिखते हो, दे आप इनपुट ही रहे हो, लेकिन उससे पहले आपको कुछ लाइन लिखी हुई आती है, तो वो जो लाइन होती है उसको हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं। और तो इनपुट फंक्शन के अंदर हम हमेशा वो प्रॉम्प्ट देते हैं ताकि पता रहे कि हम एक्चुअल में चाह क्या रहे हैं। नहीं तो उसको सिर्फ कर्सर दिखेगा तो वो क्या इनपुट देगा जब उसको पता ही नहीं होगा मांग क्या रहे हो, राइट? तो जैसे मैंने बोला एंटर अ नंबर, ठीक है, मैंने लिख दिया एंटर अ नंबर। उसके बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको प्रिंट करवा रही हूँ ये दिखाने के लिए कि वो प्रिंट करता कैसे है। आई थिंक अब आप बहुत इजीली ये तो मुझे बता ही सकते हो कि क्या क्या प्रिंट होने वाला है, क्योंकि ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मैं पहले रन कर रही हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी मैंने ये कोड लिखा क्या है। मैंने लिखा इनपुट एंटर अ नंबर, तो जो चीज मैंने प्रॉम्प्ट में लिखी वही चीज मेरे को यहाँ दिख रही है। अब वो मुझसे इनपुट मांग रहा है क्योंकि मेरे को एक टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है जिसके अंदर कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो मान लो मैंने 5 लिख दिया और एंटर प्रेस किया। जैसे ही मैंने 5 एंटर किया तो वो वैल्यू किस में चली गई, नम में चली गई। फिर मैंने प्रिंट करा रखा है, प्रिंट में मैंने डबल कोट्स में दिया द नंबर इज। तो क्योंकि ये चीज मैंने डबल कोट्स में दी है तो यहाँ तक मुझे डबल कोट्स वाली चीज मिल गई। उसके बाद मैंने कॉमा लगा के क्या लिख दिया, नम। तो अब वो नम की वैल्यू को उठा लेगा, तो यहाँ से उसने वैल्यू उठा ली। फिर मैंने कॉमा लगाया और फिर मैंने लिखा एंड क्लासेस। अब एंड क्लासेस आपका डबल कोट्स में है तो उसने उसको एज सच प्रिंट कर दिया। और फिर मैंने लिखा हुआ, मैंने एक और फंक्शन लगाया हुआ है यहाँ पे, वो है टाइप ऑफ नाम। तो यहाँ मैं बोल रही हूँ कि उसकी डेटा टाइप बताओ, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि वो स्ट्रिंग टाइप का आएगा। तो ये तो मैंने अभी बोला, अभी हम प्रूफ भी करेंगे ना। तो टाइप जो आपका फंक्शन होता है वो ये बताता है कि कोई भी वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है। तो अभी आप यहाँ देखो कि जो आपके पास आउटपुट आया है वो यहाँ पे ये दिखा रहा है क्लास इज क्लास स्ट्रिंग। एसटीआर मतलब स्ट्रिंग की ये कौन सी क्लास को बिलोंग कर रहा है, स्ट्रिंग को बिलोंग कर रहा है, ये नंबर क्लास को बिलोंग नहीं कर रहा है। इसकी जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। तो सबसे पहली चीज आपको हमेशा इनपुट फंक्शन की यही ध्यान रखनी है। अब कैसे इंटीजर में बनाएंगे वो भी आगे सिखाऊंगी, ठीक है? तो हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लो मान लो हम ऐसे लिखते हैं, सिंपल है। अब तो आपको ही जज करना है आउटपुट क्या होगा। जैसे मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया यूजर नेम, ठीक है, मैंने यूजर नेम लिखा और मैंने इसमें इनपुट डाल दिया एंटर योर नेम, ठीक है। और फिर मैंने आगे लिख दिया प्रिंट में कि हेलो एंड वेलकम। और साइड में मैंने ये जो वेरिएबल बनाया था यूजर नेम, मैंने वो लिख दिया, ठीक है। तो अब जब मैं इसको रन करूंगी तो आई थिंक इट इज वेरी सिंपल। वो आपसे एक नेम मांग रहा है, मान लो आपने अनीता लिखा, और जब आप एंटर करोगे तो वो लिखेगा हेलो एंड वेलकम अनीता। तो कभी आप प्रॉम्प्ट्स क्रिएट करना चाहो, किसी को लिखना चाहो कि अपना नाम दो और फिर उसको वेलकम करना चाहो, वेलकम स्क्रीन बनाना चाहो, तो बस इतना सा कोड है, आप उसका नाम पूछना और फिर इस ढंग से जो भी आप चीज लिखना चाहते हैं वो और उसका नेम लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आपका यूज होता है जब आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो, उस टाइम पे आप कई बार मैसेज बॉक्स से डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं तो आप सिंपल से कोड से बना सकते हो, ठीक है जी। अब इनपुट फंक्शन का जो मैंने आपको एक बैरियर बताया, अच्छा, अब कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर बताया था ना, तो वो भी कर लेते हैं। मान लो हम ये कोड लेते हैं, इसको मान लो मैंने ए वेरिएबल ले लिया एंड इसको मान लो मैंने बी वेरिएबल ले लिया। और मैं, अच्छा नहीं, इसको ना मैं फिक्स कर देती हूँ ऐसे। मैं कॉन्कैटिनेशन का यूज बता रही हूँ आपको, ये हम यहाँ ऐसे कर लेते हैं। मैंने यहाँ लिखा गुड। अभी तक नंबर्स तो हमको फिक्स करने आया पर हमको स्ट्रिंग फिक्स करनी नहीं आई, तो मैं स्ट्रिंग फिक्स करनी बता देती हूँ। किसी भी चीज को आप स्ट्रिंग कैसे बताओगे, उसको डबल कोट्स में। ये मैंने आपको कल बताया था बट हमने इस पर ज्यादा एप्लीकेशन नहीं करी थी। तो मैंने जैसे लिख दिया
गुड एंड मॉर्निंग। ए के अंदर डबल कोट्स में गुड है, इसका मतलब वो स्ट्रिंग है। बी के अंदर डबल कोट्स में गुड मॉर्निंग है, इसका मतलब वो स्ट्रिंग है। अगर मैं लिखूं सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो जो मैं आपको पहले पीछे कह रही थी कि ये कॉन्कैटिनेशन जो है स्ट्रिंग में वो जॉइन ऑपरेटर होता है ना, तब आप देखो ये आपको क्या दिखाएगा, गुड मॉर्निंग। उसने क्या किया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप 2 और 3 लेते तो वो उसको भी क्या करता, वो उसको ज्वाइन कर देता। तो हम वो चीज अब यहाँ करेंगे। देखो यहाँ पे हम ए ले रहे हैं, यहाँ बी ले रहे हैं, यहाँ मैंने लिखा है एंटर num1 और यहाँ मैंने लिखा है एंटर num2। ठीक है, अब अगर मैं सी इक्वल टू ए प्लस बी करती हूँ, यानी मैं अगर वैल्यूज जो डाल रही हूँ वो मैं क्या डाल रही हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यूज भी डाल रही हूँ। स्टिल यू आर गोइंग टू सी कि क्या होने वाला है। तो मैंने फर्स्ट नंबर डाला 3, सेकेंड नंबर मैंने डाला 4, आउटपुट इज 34। तो यही चीज मैं कह रही हूँ, हमने ऊपर चेक तो कर लिया था कि उसकी डेटा टाइप या जो क्लास है वो स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग से ये होता है, स्ट्रिंग क्योंकि वो कंसिडर है तो जो ऑपरेशन स्ट्रिंग्स पे हो रहा है, जैसे जो कॉन्कैटिनेशन है प्लस ऑपरेटर स्ट्रिंग के लिए कॉन्कैटिनेशन का है, ज्वाइन का है, तो सेम चीज अब वो यहाँ पे करेगा, वो उनको ज्वाइन कर देगा, कॉन्कैटिनेट कर देगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये चीज अवॉइड करने के लिए कि मेरा ये न्यूमेरिकल वैल्यू कंसीडर करे और 3 और 4 को वो मुझे 7 दे, ना कि 34 दे, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमारे फंक्शंस होते हैं। जो एक जो सबसे पॉपुलर फंक्शन है वो है इंट। इंट मतलब इंटीजर। ये कहता है कि भैया तुमने जो भी इनपुट लिया है उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, अब वो मुझे दे दो, उसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूँ। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, आपको पूरा कोड यही रखना है, बस एक छोटा सा चेंज करना है। और वो चेंज क्या है, देखो यहाँ से आप जो भी वैल्यू इनपुट करा रहे हो, वैल्यू तो जा रही है लेकिन वैल्यू की डेटा टाइप स्ट्रिंग है, मुझे उस डेटा टाइप को चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगी, जो मैंने यहाँ इंट फंक्शन लूंगी और ये सारे को इस इंट फंक्शन के अंदर डाल दूंगी। दोबारा से देखना, मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मुझे सारा जो इनपुट मिल रहा है, इनपुट इतने से मेरे पास आ रहा है, इस पूरे कोड से मेरे पास 4 आ रहा है। तो जो 4 है मुझे उसकी डेटा टाइप चेंज करनी है, कौन सी करनी है, इंट करनी है ना। तो बस मैं इंट फंक्शन लगा दूंगी, इस पूरे कोड को उसके अंदर कर दूंगी कि जो भी वैल्यू आ रही है इस कोड से, जो भी वैल्यू आ रही है इस कोड से, अब उसको इंटीजर कर दो। ठीक है, तो इंट फंक्शन यूज होता है। अब जब मैं इस कोड को रन करूंगी तो यू विल बी एबल टू सी की क्या होगा। देखो अभी मुझसे इनपुट मांग रहा है, मैंने वही 3 डाला, मैंने 4 डाला और ये मुझे 7 दे रहा है, मतलब ये एडिशन कर रहा है। ठीक है, इसी ढंग से आपका, अब ये तो आपका इंट तो करेगा, इंट का अब देखो इंट से क्या होगा, इंट से होगा ये चीज की न्यूमेरिकल तो हो गई, लेकिन आपको भी पता है कि इंटीजर जो है ना वो डेसिमल वैल्यूज को तो कंसिडर ही नहीं करता। तो फिर डेसिमल के केस में क्या करेंगे, तो डेसिमल के केस में हमारे पास एक दूसरा फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लोट। फ्लोट क्या करता है, देखो जो इंटीजर है उसकी जो रेंज है वो बहुत कम है ना। जो फ्लोट है वो उससे ज्यादा वैल्यू एक्सपोनेंशियल उसमें जाता है। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, फ्लोट में कंसिडर कर लेंगे अगर हमने डेसिमल वैल्यूज पे करना है, नहीं तो हमारा जो डेटा लॉस होता है वो हो जाता है। तो जैसे हम अब एक थोड़ा सा मीनिंगफुल सा क्वेश्चन करते हैं। जैसे हम क्या कर रहे हैं, एक स्क्वायर की साइड लेंगे और हम उसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो यहीं पे हमारी प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो मैं अब मेरा एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में मैं क्या करूंगी, एक साइड एंटर करवाऊंगी और फिर मैं उस स्क्वायर का एरिया निकालूंगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको आता ही होगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यूजर से साइड की वैल्यू इनपुट करवानी है मैंने, तो मैंने अपना इनपुट फंक्शन यूज किया और मैंने लिख दिया एंटर साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अच्छा अब देखो, अब जो ये साइड आएगी वो क्या होगी, स्ट्रिंग टाइप की, तो मैं उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दूंगी। स्पेलिंग ध्यान रखना, FLOAT होता है। ठीक है, तो ये आपका फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। फ्लोट में कन्वर्ट करने के बाद आप क्या चाह रहे हो, अब आप ये चाह रहे हो कि जो साइड आई है उसको स्क्वायर का एरिया, इसको ये स्क्वायर की साइड है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो बहुत सिंपल सी बात है कि एरिया नाम का वेरिएबल बनाते हैं जिसमें साइड इंटू साइड कर देते हैं, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड ही तो करेंगे। लिख दिया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे उसका एरिया बताना है। तो अब मैं यहाँ 2 प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगी। अब आपको
जो पहले आप ये देखो, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज, एरिया लिख दिया, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको रन करूं तो आपसे स्क्वायर की साइड मांग रहा है, मैंने लिखा 4, 16 दिया। मैं इसको दोबारा रन करती हूँ, मैंने 4.5 दिया, सॉरी मैंने इस पे इसको दोबारा रन किया तो मैंने 4.5 दिया, तो आप देखो 20.25। अगर यहीं पे मैं इसको इंट कर देती, अब 20.25 आ रहा है, अगर मैं इसको इंट कर दूं तो ये चीज अब आप देखना, और मैं इसको रन करूं और यहीं पर मैं 4.5 डालूं तो आप देखो क्या हो रहा है, वो आपको वैल्यू एरर दे रहा है, वो रन नहीं कर रहा। तो यही चीज मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि अगर आप क्या करते हो, यहाँ पे साइड जो है वो आपने डेटा टाइप उसको इंटीजर बनाया, लेकिन आपने जो उसको वैल्यू डाली वो आपने फ्लोट टाइप की डाल दी, ठीक है, यानी वो बड़े वैल्यू डाल दी, छोटे उसकी रेंज छोटी है, तो इन दैट केस वो उसकी प्रोसेसिंग नहीं कर सकता। तो आपको कौन सा एरर देता है, वैल्यू एरर देता है। इसीलिए नॉर्मली जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं तो हम इंट को नहीं यूज करते, हम फ्लोट को ही यूज करते हैं कि फ्लोट हमारी डेसिमल वैल्यूज पे भी काम कर रहा है, वो हमारी इंटीजर वैल्यूज पे भी काम कर रहा है, लेकिन इंटीजर तो डेसिमल पे कर नहीं सकता। इसीलिए आपको डेटा टाइप्स को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस पे काम करना चाह रहे हो। तो ये चीज आपको मैंने एक दिखानी थी, तो ये दिखा दी, ठीक है। नेक्स्ट जो अब हम फंक्शन कर रहे हैं दैट इज योर eval। eval कौन सा फंक्शन, eval, इवैल्यूएशन फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या करता है, देखो नॉर्मली आपको क्या करना पड़ता है, आप जब भी अपना प्रोग्राम करते हो तो आप उसको थोड़ा सा तो डेटा टाइप का ध्यान रख रहे हो, वैसे तो ये बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन eval फंक्शन क्या करता है, आप यूजर कोई भी डेटा दे वो अपने आप उसकी डेटा टाइप फाइंड करेगा। eval का काम क्या है, अगर आप उसको 2 दोगे तो वो उसको क्या कर देगा, नंबर टाइप का कन्वर्ट कर देगा। अगर आप उसको गुड मॉर्निंग दोगे तो वो उसको स्ट्रिंग टाइप का कन्वर्ट कर लेगा। मतलब ये इकलौता ऐसा फंक्शन है जिसका काम क्या है, ये देखना कि डेटा टाइप है कौन सी, वो अपने आप उस नंबर को उस कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा टाइप के अकॉर्डिंग कर लेगा, ठीक है। तो eval बहुत ही बढ़िया फंक्शन होता है, लेकिन कई बार इससे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो बड़ा देख के यूज करना चाहिए। तो जैसे मैं अब एक कोड लिखते हैं, हम मैंने बनाई वैल्यू 1, मैं इसमें डाल रही हूँ, यानी मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसमें मैंने बोला eval, और मैं इनपुट कर रही हूँ, मैंने इनपुट में डाला एंटर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेरिएबल। हम इसमें ना टाइप दिखा दिखा के करने वाले हैं, ताकि वो अपने आप देखना कि वो अपने आप सर्च कर रहा है सारी टाइप, ठीक है। तो मैंने बोला कि पहले वेरिएबल की वैल्यू डाल दो, अब मैं जब प्रिंट कराऊंगी तो मैं उसकी वैल्यू भी प्रिंट कराऊंगी, लेकिन तो मैं बता रही हूँ कि जो वैल्यू वेरिएबल 1 है उसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, ये होगी, और उसके बाद मैं क्या चाह रही हूँ कि उसकी टाइप मैं आपको बता दूं, तो मैंने लिखा टाइप इज, ठीक है, ये लिख दिया टाइप ऑफ वेल 1। इसके बाद सेम कोड आपको रिपीट करना है एक्चुअली, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे, ये मैं वेरिएबल 2 के लिए बना दूंगी। वेरिएबल 2 में भी मैं बोलूंगी आप सेकंड वेरिएबल की वैल्यू डालो, और यहाँ पे मैं वैल्यू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल 3 और ले लूंगी। हर टाइप के हम टाइप डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे हम थर्ड लिखने वाले हैं, और यहाँ पे हम ठीक है, यहाँ तक हमने लिख दिया। अब हम इसको रन करते हैं। अब हमने करना है क्या है, अब हम खुद डिसाइड करेंगे। देखो हमने क्या किया, इनपुट डाला है, इनपुट फंक्शन तो हर चीज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, मतलब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू डाल दो, नंबर डाल दो, डेट डाल दो, टाइम डाल दो, कुछ भी डाल दो, उसके लिए वो सिर्फ क्या है, एक स्ट्रिंग है।
लेकिन जब eval फंक्शन उसके बाहर आ रहा है तो eval कह रहा है तो मेरे को वैल्यू दे, मैं खुद देखूंगा वो कौन सी टाइप का है और मैं उसके अकॉर्डिंग उस पर काम करूंगा, मैं उसकी टाइप खुद बताऊंगा तुमको। तो इसलिए मैंने 3 वेरिएबल बनाए हैं ये दिखाने के लिए कि हम कौन कौन सी वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे मैं पहली बार क्या कर रही हूँ, ये वैल्यू डालती हूँ, तो ये जो वैल्यू है ये आपकी इंटीजर है, आपको पता है 2678 इंटीजर है, तो यही बता रहा है इसकी वैल्यू ये है, टाइप उसकी इंट है। अब नेक्स्ट में मान लो मैंने ये वैल्यू डाली 27.56, अब आपको पता है कि ये फ्लोट वैल्यू है तो वो बता रहा है कि भैया ये वैल्यू तो फ्लोट की है, ठीक है। थर्ड मान लो मैंने डाल दी हाई, ठीक है, अब मैंने एंटर प्रेस किया, तो आपको पता है डबल कोट्स में जो भी चीज होती है वो स्ट्रिंग होती है, तो वो बता रहा है कि भैया ये तो स्ट्रिंग है। तो eval फंक्शन का काम क्या होता है, वो खुद डिसाइड करता है, वो खुद डिसाइड करेगा कि मतलब जो आपकी वैल्यू है वो कौन सी टाइप की है, टाइप्स वो खुद देखता है। अच्छा, eval फंक्शन का एक और कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है कि वो एक ही टाइम पे मल्टीपल वैल्यूज ले सकता है, तो आप इसका यूज इसलिए भी कर सकते हो। तो जैसे अगर मैं ये करूं, मैंने बोला एंटर 3 नंबर्स, ठीक है, तो इससे हो क्या रहा है, अब मैं कहना क्या चाह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि आप एक ही टाइम पे मल्टीपल वैल्यूज का वो, वैसे तो मैंने आपको कॉमा ऑपरेटर सिखा दिया था उस दिन, राइट, कि मैं ABC कॉमा इक्वल टू 1 2 3 लिख देती हूँ तो A के अंदर 1, B के अंदर 2, C के अंदर 3 जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर मैं इनपुट फंक्शन की हेल्प से मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट करवाना चाह रही हूँ तो वो आपका eval फंक्शन के थ्रू पॉसिबल है। इनपुट तो एक ही देगा लेकिन eval कर दे तो वो हमें मल्टीपल दे देगा। जैसे मैंने ABC लिखा, इनपुट जो भी वैल्यूज आ रही है उनको eval करती जाओ। तो जैसे अगर मैं प्रिंट करवाऊं, तो पहले वो मुझसे 3 नंबर पूछने वाला है, तो 3 नंबर जब भी मैं डालूंगी ना, मैं उनके बीच में बस कॉमा डाल दूंगी 10 2 3, तो वो दे रहा है A is 10, B is 2, C is 3। अभी भी देखो मुझे 3 बार एंटर एंटर करके नंबर नहीं डालने पड़े, मैंने पहला नंबर डाला, उसके बाद कॉमा लगाया, सेकंड नंबर डाला, उसके बाद कॉमा लगाया, थर्ड नंबर डाला और एंटर कर दिया। जैसे मैंने एंटर किया उसने ऑटोमेटिकली 10 फर्स्ट नंबर में, 2 सेकंड में और 3 जो है वो थर्ड में दे दिया, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अगर मैं इंटीजर के थ्रू डालना चाहती, इन दैट केस मेरा क्या हो जाता है, एरर आ जाता। तो बस ये एक कोड करके मेरे को चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं ये कर देती सेम कोड, eval हटा रही हूँ मैं यहाँ से। अगर अब मैं इसको रन करूँ तो वो मुझे वैल्यू एरर दे रहा है, क्योंकि वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकता है कि आप इनपुट जो है वो 3 नहीं लेगा। अगर मैं यहाँ पे इंट कर देती, सेम कोड में मैं यहाँ पे इंट लगा देती, या इसको मैं ये कर दूँ और यहाँ पे मैं इंट कर दूँ और अब इसको रन करूँ और मैं इसमें वैल्यूज दूँ 2 3 4, तो भी मुझे वैल्यू एरर ही मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया है कि इनपुट फंक्शन, इंट, फ्लोट, ये कोई भी मल्टीपल वैल्यूज नहीं ले सकते हैं। ये इकलौता सिर्फ आपका कौन सा फंक्शन है, eval फंक्शन है, जो क्या कर सकता है, मल्टीपल वैल्यूज पे वर्क कर सकता है, ठीक है। तो अभी मैं अपना चार्जिंग पे लगा के आ रही हूँ लैपटॉप। ओके, लास्ट तो हम आगे का करते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा था, हमारा जो लास्ट टॉपिक था दैट वाज कि इंट, फ्लोट, इवैल ये फंक्शंस आप कैसे यूज करोगे, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू गो फॉर ऑपरेटर्स। हमारा टॉपिक का नाम क्या है, ऑपरेटर्स। मैंने आपकी आज की वीडियो में आपको बताया था ना कि हम ऑपरेटर्स और ये डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑपरेटर्स आपके कौन से टाइप के होते हैं पहले हम वो समझते हैं।
ऑपरेटर्स हो सकते हैं आपके प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जैसे, ठीक है। तो वो जो आप मैथ्स में भी करते हो, या मॉड्यूलस हो गया, फ्लोर डिवीजन हो गई, तो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर हो गए, तो ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं? आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। तो एक कैटेगरी तो आपकी अरिथमेटिक की होगी। दूसरी आती है आपकी असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में आप क्या करते हो? एक जो आप इक्वल टू लगाते हैं, दैट इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। उसके बाद आता है आपका रिलेशनल ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। एक आता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट, ठीक है। तो हम एक आपका कंपैरिजन ऑपरेटर आता है जो आपको होता है डबल इक्वल टू, और कई बार हम कंपैरिजन ऑपरेटर को इसी में दिखा देते हैं, आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स में कई बार हम इसको सेपरेट कर देते हैं। तो ये वो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर है जो हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा आपके शॉर्ट हैंड नोटेशंस होती हैं, वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि कंप्लीट ना लिख के ऑपरेटर को शॉर्ट हैंड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो ये सारे वो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर हैं जो हम करने वाले हैं, राइट। अब इतना लिख ही दिया है तो इसको हम मान लो। तो अब सबसे पहले हम चलेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पे। अर्थमेटिक मैंने आपके कौन से सिखाया? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक्सपोनेंशियल सारे, ठीक है। तो मैं वन बाय वन आपको एक ही एग्जांपल से सारे ऑपरेटर्स का यूज सिखा दूंगी कि आप उसको कैसे कर सकते हो। तो मान लो मैंने एक वेरिएबल लिया num1, जिसके अंदर मैंने इनपुट फंक्शन लगाया है, और इनपुट फंक्शन में मैं लिख रही हूँ कि एंटर फर्स्ट नंबर, राइट। अब क्योंकि आपको पता है कि ये जो भी नंबर जाएगा ये आपका इंट फॉर्म, फ्लोट फॉर्म, कुछ भी हो सकता है, तो हम इसको इंट में कन्वर्ट कर देते हैं। फिलहाल मैं इंट में ही ले रही हूँ, आप इसको फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ वेरिएबल का नेम चेंज कर रही हूँ। ओके, तो मैंने दो वेरिएबल्स ले लिया। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है? यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है? मेरे दो वेरिएबल बन गए, num1 और num2। अब मैं इन्हीं दो इनमें नंबर आ जाएंगे। अब इसके बाद में इन्हीं दो के ऊपर क्या करने वाली हूँ? सारे ऑपरेशन अप्लाई करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मान लो अगर मुझे एडिशन ऑपरेटर अप्लाई करना है, तो एडिशन के लिए प्लस होता है, तो मैं सीधे लिख देती हूँ प्रिंट। अब मान लो मैं इस फॉर्म में लिखना चाह रही हूँ, देखना क्या लिखा है। num1 लिखा है तो उसकी वैल्यू आएगी, फिर मैंने प्लस को डबल कोट्स में किया, एज सच प्रिंट होगा। मान लो मैं लिख रही हूँ num2, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं डबल कोट्स में इक्वल टू को डाल रही हूँ, तो इक्वल टू एज सच प्रिंट होगा। और फिर मैं लिख रही हूँ तो ये देखो मैंने लिखा num1, उसकी वैल्यू आएगी, फिर मैंने कॉमा करके प्लस को डबल कोट्स में लिखा, प्लस आएगा, फिर मैंने num2 को लिखा तो उसकी वैल्यू आएगी, फिर इक्वल टू को मैंने डबल कोट्स में लिखा तो इक्वल टू आएगा, और फिर मैंने लिख दिया num1 प्लस num2। तो जैसे ही मैंने num1 प्लस num2 लिखा तो उन दोनों का एडिशन होकर आपके आउटपुट में दिख जाएगा। अब ये नई चीज है क्या, इससे मैं क्या कहना चाहती हूँ कि प्रिंट स्टेटमेंट में अगर आप सिर्फ दो एक एक्सप्रेशन डाल देते हो, जैसे num1 प्लस num2 की एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसमें आप कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करवा रहे हो, तो जो भी आप किसी भी ऑपरेटर के थ्रू आप दो वेरिएबल्स में अप्लाई करते हो वो आपका एक्सप्रेशन बन जाता है। तो हम किसी एक्सप्रेशन को अगर प्रिंट स्टेटमेंट में डालते हैं तो वो उस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकता है। फाइन, आपको एक थर्ड वेरिएबल लेने की नीड नहीं है। तो अगर मैं इसको रन करवाऊं तो आप देखो आपसे फर्स्ट नंबर पूछेगा, आपसे सेकंड नंबर पूछेगा, और फिर पहला नंबर क्योंकि डबल कोट्स में नहीं है तो उसकी वैल्यू आई, प्लस डबल कोट्स में था प्लस आया, सेकंड num2 डबल कोट्स में नहीं है तो उसकी वैल्यू आई, इक्वल टू डबल कोट्स में था, गलत है यहाँ पे, मतलब यहाँ इक्वल टू नहीं आएगा, मैंने वो रब कर दिया है, मतलब सॉरी इक्वल टू आएगा, ये कॉमा नहीं दिखाना था मेरे को, गलती से आ गया, मैंने वहां से रब कर दिया है। फिर num1 प्लस num2 तो दोनों का एडिशन 3 प्लस दिस इज 5। तो दोबारा से मैं रन करके दिखा देती हूँ, वो ठीक नहीं लग रहा मुझे। देखो 2 प्लस 3 इज 5, ठीक है। अब ऐसे ही मान लो मुझे सब्ट्रैक्शन करनी हो तो मैं बस यहाँ पे माइनस, ये तो जस्ट वो विजिबिलिटी के लिए है, मेन एक्सप्रेशन में चेंज करोगे तो आपका ये माइनस का प्रोग्राम बनेगा। तो अब जैसे मैं फर्स्ट नंबर दिया 2, सेकंड नंबर दिया 3, तो 2 माइनस 3 इज -1। नॉर्मल सब्ट्रैक्शन तो ये कर ही सकता है, मैं बस ये दिखा रही थी कि ये इंटीग्रल भी कर सकता है, क्योंकि इंटीजर देखो इंट में है ना, इंट नेगेटिव पॉजिटिव तो दोनों ही होते हैं, तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डेसिमल वैल्यूज नहीं ले पाएगा। जैसे अगर मैं 3 - 2 करूं तो 1 आ जाएगा।
मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो ऑपरेटर है वो स्टार है। ठीक है। अगर आपको डिवीजन करनी है, डिवीजन में दो कैटेगरीज में आती है, वन इज योर इंटीग्रल डिवीजन और दूसरी आपकी सिंपल डिवीजन है और एक इंटीजर डिवीजन होती है या फ्लोर डिवीजन भी बोलते हैं हम जिसको। तो जो सिंपल डिवीजन है जिससे आपके पास वो आएगा, तो वो तो आपका ऐसे आएगा, जैसे मान लो मैं नंबर दे दूं आपका, जैसे मैंने ये दिया आपको, हाँ यहाँ तक कर दिया ना। जैसे मैं दूं 5 और दूसरा मैं दूं 2.5 इसने आपको दिया। अब अगर मैं यहाँ पे दूं, एक डिवीजन और होती है जो होती है आपकी ये डबल स्लैश, जिसको हम फ्लोर डिवीजन भी बोलते हैं, ये इंटीग्रल डिवीजन भी बोलते हैं, कि जो नियरेस्ट इंटीजर होता है ये उसको देता है। अब जब मैं इसको रन करवाऊंगी सेम नंबर पे 5 और 2 पे, तो पिछली बार 2.5 आया था, इस बार आप दो 2.5, 0.5 को वो हटा देगा, नियरेस्ट इंटीजर उसका कौन है, 2 है, तो वो उसको 2 दे देगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। एक होता है आपका मॉड्यूलस ऑपरेटर, मॉड्यूलस होता है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या है कि वो उसका रिमाइंडर बताया है। तो जैसे मैं यहाँ लिख दूं ये, तो जैसे मैं लिखा 5, अब मैं सेम इस पे रन करूंगी 5 और 2 पे, तो 5 और 2 का रिमाइंडर क्या होता है, 2 टू द 4, नीचे 1 बचता है ना रिमाइंडर में, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। इसके बाद एक आता है आपका एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर क्या करता है आपका, जैसे ये देखो एक्सपोनेंट, जब आप पावर वाला फंक्शन यूज करते हो ना, वो मैथ डॉट उससे आता है, नहीं तो डबल स्टार। डबल स्टार ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, नम वन रेस टू द पावर ऑफ बी, मतलब नम वन की पावर बनेगी बी। जैसे अगर मैं इसमें लिख दूं 5 की पावर 2, या इजी क्वेश्चन लेते हैं, 2 की पावर 3 करनी है, तो फर्स्ट नंबर नम वन जो बेस रहेगा और जो सेकंड नंबर लोगे वो पावर रहेगी, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 टू द 4 टू द 8, तो आपका आंसर आ रहा है 8। ठीक है, तो ये आपका एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर होता है। तो ये इन टोटालिटी आपके कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, ये सारे होते हैं आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसके बाद आपका आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर आपको पता ही है, जो आपकी राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या करता है, लेफ्ट हैंड साइड में देता है, तो सिंपल इक्वल टू ऑपरेटर है। उसके बाद मैंने आपको एक दिखाया हुआ ना शॉर्ट हैंड नोटेशन, तो ये जो शॉर्ट हैंड नोटेशन होती है ये आपकी बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ आपकी यूज हो सकती है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, वो सारे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जैसे मैं सबसे पहले काम यही करूंगी, ये सारा कॉपी हो जाएगा। ठीक है, ये सारा हम कॉपी कर रहे हैं अगेन, वो अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गए थे, हमारे वो वाले हो रहे हैं। अब हम इसमें चेंज करेंगे, पहला नंबर लिया, दूसरा नंबर लिया, ठीक है। अब शॉर्ट हैंड नोटेशन लिखते कैसे हो, पहले तो हम समझते हैं। शॉर्ट हैंड नोटेशन का मतलब होता है, जैसे मैं लिख रही हूँ C इक्वल टू, जब आपको शॉर्ट हैंड नोटेशन पता है कब यूज होती है, जब आपकी ना, जब आपकी ना जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू जो होती है, और जो आपकी ये लेफ्ट हैंड साइड वाली, और आप सेम वेरिएबल एक बार और यूज करना चाहते हो। कई बार आपके ना सिनारियोज आते हैं, जैसे आपने बार बार एक ही, जैसे 10 नंबर्स का सम लेना है, हमें क्वेश्चन देते हैं 10 नंबर्स का आपको सम लेना है, तो 10 नंबर्स के सम में आप क्या करोगे, आप बार बार ना उसी के ऊपर अपडेट करते रहोगे, मतलब एक वेरिएबल होगा जिसमें बार बार आपने काम करना होगा, उसी के अंदर कोई एक नई चीज आप ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो जब कुछ ऐसी लोकेशन होती है मेमोरी की जिसके ऊपर बार बार नए नंबर से उसका जो पुराना सम आया उसी को अपडेट कर रहे हो, फिर जो सम आया फिर उसमें कुछ डाल के चेंज कर रहे हो, फिर जो वैल्यू आई फिर उसमें डाल के कुछ चेंज कर रहे हो, मतलब एक ही लोकेशन है और उसमें आप अपडेशन करते जा रहे हो बार बार, यानी कि जो आप नया आंसर ले रहे हो वो उसी मेमोरी लोकेशन में ले रहे हो, और कैसे ले रहे हो कि जो उसकी प्रीवियस वैल्यू थी उसके अंदर आप कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो। जब आपका ऐसा केस होगा ना, इस केस के अंदर आप क्या यूज करोगे, शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज करोगे। That is the only case when you will be able to use shorthand notation। कब यूज कर सकते हो, जब आपको एक मेमोरी लोकेशन के ऊपर ही अपडेशन करना होगा बार बार।
ठीक है। तो जैसे जैसे सम ऑफ 10 नंबर सबने प्रोग्राम कर रखा होगा, एक आधी लैंग्वेज तो सबको आती ही होगी मशीन लर्निंग अगर कर रहे हो तो डेफिनेटली तो उसके अंदर क्या होता है, आप एक सम वेरिएबल के अंदर ही बार बार अपडेट करते हो। जो फॉर लूप आपने लगाया होता है उसकी आई की वैल्यू बार बार आप उसमें ऐड कर रहे होते हो, सम इक्वल टू सम प्लस आई, है ना। तो वो या काउंट में बार काउंटिंग करनी है तो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस आई ऐसे करके कुछ लिख रहे होते हो, ठीक है। तो वो जो बार बार एक ही वेरिएबल में चेंज हो रहा है वो आपकी शॉर्ट हैंड नोटेशन है। तो जब आपको ये पता चले कि राइट हैंड साइड पे और जो लेफ्ट हैंड साइड पे सेम वेरिएबल यूज हो रहा है तो इसकी शॉर्ट हैंड नोटेशन होगी क्या, इसकी शॉर्ट हैंड नोटेशन होगी सी प्लस इक्वल टू, शॉर्ट हैंड नोटेशन क्या कह रहा है, दो बार उस वेरिएबल का नाम मत लिखो। शॉर्ट हैंड नोटेशन क्या कह रहा है, अब यूज कहाँ होगा वो हमको समझ आ गया, लिखना क्या है वो समझते हैं। लिखना हमको ये है कि उस वेरिएबल को आप बार बार यूज नहीं करेंगे, आप उसको एक ही बार लिखेंगे। तो मैंने उसको एक बार लिखा, उसके बाद जो ऑपरेटर आप उस पर लगाना चाह रहे हैं, जो सा ऑपरेशन करना चाह रहे हो, फिर आप वो ऑपरेशन लिखोगे, उसके बाद आप इक्वल टू का साइन लगाओगे और उसके बाद जिस वेरिएबल से आप उसको चेंज करना चाह रहे हो, जो वैल्यू उसमें अपडेशन कराना चाह रहे हो वो वैल्यू लिख दोगे और ये अकॉर्डिंगली चेंज करता रहेगा। जैसे ये प्लस के केस में होगा, मान लो ये लिखना होता सी इक्वल टू सी माइनस ए, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, सी एक ही बार लिखेंगे, फिर ऑपरेटर, फिर माइनस ए, सॉरी माइनस, फिर इक्वल टू और फिर ए, ठीक है। आप ऐसे लिखोगे इसको, तो ये आपकी शॉर्ट हैंड नोटेशन होती है। तो अब हम इसके ऊपर काम करने वाले हैं, राइट। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यूज कहाँ करते हैं, बिकॉज वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यूज ऑपरेटर्स अदरवाइज कुछ भी इतना डिफिकल्ट पार्ट है नहीं जो हम उस पर बहुत ज्यादा टाइम लगाए। प्लस सी तो करना है, दो वेरिएबल लेना आना चाहिए, उसमें ऐड का सिंबल लगाना है, तो इसमें कोई हमारा खास लॉजिक है नहीं, तो इसमें इतना टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है। लेकिन करना कहाँ है वो ज्यादा जरूरी है, किस केस में आपको करना है। तो मैं हर एक आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। आई रब द स्टेटमेंट, दो वैल्यूज मैंने एंटर करवा ली हैं। इसके बाद अब मान लो मैंने एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने बोला कि जो num2 की वैल्यू है ना वो रिजल्ट में चली जाए, जो भी नंबर 2 आए, एक नंबर 1 मिला एक नंबर 2 मिला, मैंने बोला कि अब जो नंबर 2 की वैल्यू है ना वो रिजल्ट वेरिएबल में चलेगी। अब मैं बोल रही हूँ कि इस रिजल्ट के अंदर ना आप क्या कर दो, num1 को ऐड कर दो। रिजल्ट में रिजल्ट एक वेरिएबल बना, एक वेरिएबल num1 था एक वेरिएबल num2 था, मैंने एक रिजल्ट बना लिया, जो num2 की वैल्यू थी वो मैंने रिजल्ट में भी डाल दी, डल गई। अब मैंने बोला कि इसी के अंदर ना मेरा ऐड करना है, कर मैं क्या रही हूँ, कर मैं num1 प्लस num2 ही रही हूँ, लेकिन अगर मैं num1 प्लस num2 लूंगी तो वो तो दो अलग वेरिएबल हो गए, तो उस केस में तो मेरी शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज नहीं हो सकती। शॉर्ट हैंड नोटेशन क्या कहता है कि एक वेरिएबल हो जिसका नाम क्या हो आपका सेम, उसी एक वेरिएबल में ही आपको चेंज करना है। तो मतलब मैं एक num1 तो ले सकती हूँ लेकिन num2 को मैं नहीं ले सकती, तो इसलिए मैंने क्या किया, num2 की वैल्यू मैंने रिजल्ट में डाल दी, वो तो रिजल्ट में है ही। अब मैंने बोला रिजल्ट में num2 है ही, तो अब मैं num1 प्लस रिजल्ट करूं तो अभी तो मेरे पास वही आंसर आएगा जो मैं num1 प्लस num2 करके करती। तो अब मैं वही चीज करने वाली हूँ, मैं ये ना लिख के रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस num1 ना लिख के मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इसको ऐसे लिखूंगी, इसको मैं हटा दूंगी और इसको मैं यहां से हटा दूंगी और मैं इसको यहाँ लिख दूंगी प्लस, ठीक है। और अब जब मैं प्रिंट कराऊंगी तो आएगा मेरे पास क्या, num1 प्लस num2 ही, क्योंकि मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि ऐसा क्यों होगा। जब हम रन करते हैं 1 डाला 2 डाला 3 ही आएगा, इसमें 1 गया, देखो अब हम इसका एग्जीक्यूशन देखेंगे, इसमें 1 गया, इसमें आपका 2 गया। फिर मैंने बोला कि जो रिजल्ट की वैल्यू जो है वो num3 में चली जाए, सॉरी रिजल्ट के अंदर num2 आ जाए, तो यानी आपके पास रिजल्ट में क्या आ गया, 2 आ गया जो num2 की वैल्यू थी। अब मैंने बोला रिजल्ट इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, रिजल्ट प्लस num1, इसका मतलब ये है। अब आपका रिजल्ट में क्या था, रिजल्ट में आपका 2 है, num2 वाली वैल्यू तो है, तो ये किससे रिप्लेस होगा, 2 से, और num1 के अंदर क्या है, 1 है, तो ये 1 से रिप्लेस होगा, तो 1 प्लस 2 क्या आएगा, प्लस 3 आएगा। तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल होगा टू अंडरस्टैंड कि हम, मतलब ये हमने बस एक एग्जांपल लिया है, केसेस ये अदरवाइज कोई वैसा प्रोग्राम नहीं है, वर्केबल प्रोग्राम जो मैंने आपको सम ऑफ 10 नंबर्स बताया था, या आप फैक्टोरियल ले सकते हो, आप फिबोनाची सीरीज ले सकते हो, ठीक है, सम ऑफ 100 नंबर्स, nth टर्म का सम, ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर,
प्राइम नंबर, ये वो कुछ केसेस है जिनके अंदर आप क्या कर सकते हो, अपने वेरिएबल को रिपीट करा सकते हो, राइट। ना भी कराना चाहो वो भी चलेगा, कराना चाहो वो भी चलेगा। तो ठीक है, तो उस केस में आप शॉर्ट हैंड नोटेशंस का यूज कर सकते हो। रिकर्सिव फंक्शंस जो होते हैं आपके, उसके अंदर आपकी शॉर्ट हैंड नोटेशन चलती है। तो बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम ही है। तो जितने आपने अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़े, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, सबके ऊपर सेम कॉन्सेप्ट चलता है। तो मेरे ख्याल से इस पे हम ज्यादा नहीं यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका रिलेशनल ऑपरेटर, मतलब माइनस करना हो तो माइनस, मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई, डिवाइड करना हो तो यहाँ डिवाइड। ठीक है, तो आई थिंक अब ये हो जाएगा। अब हम आते हैं इधर, नेक्स्ट आपका रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन। तो मैं इसमें क्या कर रही हूँ, मैं वैल्यूज फिक्स कर रही हूँ। अब जैसे मान लो मैंने 60 ले लिया और नंबर 2 मैंने 30 ले लिया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैंने आपको बोला कंपैरिजन ऑपरेटर था एक, मैंने आपको अलग से बताया था, लेकिन मैंने कहा था उसको हम रिलेशनल की कैटेगरी में भी ले लेते हैं। देखो, जो पहली बात आपको समझने वाली वो ये है कि रिलेशनल ऑपरेटर जो भी आपको आउटपुट देंगे वो किस फॉर्म में देंगे, आइदर ट्रू और फॉल्स, क्योंकि वो लेस देन, ग्रेटर देन यही बताएंगे ना। हाँ, ये इससे बड़ा है, तो हाँ बड़ा है, तो उसका आंसर क्या होगा, हाँ है, यस, नहीं है तो नो। तो यानी ट्रू और फॉल्स, तो इसका आउटपुट जो होगा हमेशा ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आएगा। तो सबसे पहले अगर मान लो मैं कंपैरिजन देखना चाह रही हूँ, तो मैं ज्यादा स्टेटमेंट्स नहीं लिख रही हूँ। मैं अगर आपको बोलूँ कि क्या num1 इक्वल टू num2 है, डबल इक्वल टू का मतलब कंपेयर कर रहा है, तो क्या है, आप खुद बताओ। नहीं है। अगर मैं इसको भी 30 कर दूं, अब है लेफ्ट, num1 की जगह 30, num2 की जगह 30, तो क्या इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये ट्रू है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको आंसर देता है। तो इसके बाद अगर मान लो इसको मैं चेंज करती जाऊंगी इनकी वैल्यूज। मान लो अगर मैंने सिंपल लिख दिया नॉट इक्वल टू, तो देखो नंबर क्या नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू के लिए एक्सक्लेमेशन का सिंबल और इक्वल टू का सिंबल लिखा, दोनों के बीच में स्पेस नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। तो जब मैंने क्या लिखा, नॉट इक्वल टू, हाँ 60 या 30 है, क्या 60 और 30 बराबर नहीं है, हाँ नहीं है, तो ट्रू। ठीक है, उसके बाद आपका ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू आता है। तो ग्रेटर देन देखिए, सही है, 60 बड़ा है 30 से, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू है, तब भी ट्रू है, क्योंकि इन जब ग्रेटर देन इक्वल टू करता है तो या तो ग्रेटर हो या फिर इक्वल टू हो, दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इट विल बी ट्रू। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको 30 भी कर दूं, तो ये 30 पे भी चलेगा। ये 30 पे भी रन करेगा आपका। ठीक है, लेकिन अगर अब मैं इसको 20 कर दूं या 29 कर दूं, अब नहीं ये वर्क करेगा, अब ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है लेस देन और लेस देन इक्वल टू। तो क्या 60 लेस देन 30 है, नो, तो फॉल्स। क्या 60 लेस देन इक्वल टू 30 है, नहीं, देखो इक्वल टू भी तो नहीं है ना, तो दोनों में से अगर आपकी एक भी चीज ट्रू हो रही होगी, तो इन दैट केस इट विल वर्क। ओके, तो ये आपके कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स थे जो हमेशा आपका आउटपुट जो देते हैं वो किस फॉर्म में देते हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स। ये चीज आपको ध्यान रखने वाली है जब आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपको लॉजिक बनाना होगा या रिलेशंस क्रिएट करने होंगे, उस टाइम पे ऑपरेटर्स बहुत ज्यादा काम आपके आएंगे। आएंगे, लेकिन जब आप प्रॉपर कोडिंग करेंगे, अभी इनके ऊपर ज्यादा कुछ क्वेश्चन बनते नहीं है सेपरेटली। नेक्स्ट आता है आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल मैंने आपको कौन से बताए थे, एंड और नॉट, तीन बताए, एंड और नॉट। तो मान लो मैंने एक वेरिएबल लिया नंबर, मैंने वैल्यू डाल दी 250, एक और वेरिएबल मैं डिफाइन कर रही हूँ, आप कुछ भी वैल्यूज पे काम कर सकते हैं, इट वोंट इफेक्ट। ठीक है, तो आपने 3 वेरिएबल बनाए। अब मान लो मैं सबसे पहले आपका आ रहा है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या बोलता है आपका, चेक कर लो, जो आपका एंड ऑपरेटर है वो क्या बोलता है कि जब इसको ना बड़े ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इनका कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि मैं आपको कंडीशंस देने वाली हूँ। ठीक है, अगर वो सारी कंडीशंस ट्रू हैं, सारी की सारी कंडीशंस ट्रू हैं, तो मैं ट्रू दूंगा। और बोलता है तुम मुझे बहुत सारी कंडीशंस दो, अगर उनमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो मैं तुम्हें आउटपुट ट्रू दे दूंगा, अगर सारी ही कंडीशन फॉल्स है तो मैं तुमको फॉल्स दूंगा, अगर एक भी ट्रू हुई तो मैं ट्रू दे दूंगा। एंड ऑपरेटर क्या बोल रहा है कि नहीं भाई, सारी की सारी कंडीशंस आपकी क्या होनी चाहिए,
ट्रू होनी चाहिए तभी मैं आपको ट्रू दूंगा, अगर एक भी फॉल्स होगी तो मैं आपको फॉल्स दे दूंगा। नॉट क्या बोलता है कि जो भी चीज तुम मुझे दोगे मैं उसको रिवर्ट उल्टा निगेशन करके तुमको प्रोवाइड कर दूंगा, नॉट कर दूंगा, उल्टा करना है, रिवर्स करना है, निगेट करना है। ठीक है, तो बस ये इनका कॉन्सेप्ट है। तो मान लो मैंने 3 नंबर लिए, मैंने बोला कि अगर num1 ग्रेटर देन num3 हो, ये मैंने एक कंडीशन डाली, एंड num2 ग्रेटर देन num3 हो, मैंने ऐसे लिखा। तो एक कंडीशन ये हुई, मैंने बोला कि अगर नंबर 1 की वैल्यू अगर नंबर 3 से बड़ी है, और दूसरी कंडीशन मैंने ये दी कि num2 की वैल्यू जो है num3 से बड़ी है, और ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो ही मेरे पास ट्रू आंसर आएगा, राइट। तो जैसे मैं आपको पहले इसका यूज बता देती हूँ कि इन ऑपरेटर्स को मोस्टली कहाँ पे होता है। जैसे आप ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर यूज करते हो ना, उस केस में आपके एंड और नॉट बहुत ऑपरेटर आपके काम आते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप इस टाइम का कुछ बनाना चाहते हो, एसक्यूएल में ये ऑपरेटर्स बहुत ज्यादा यूजफुल है। जब आपको कंडीशन बनानी होती है ना, क्वेरीज लिखनी होती है, वहां पे आपको बेसिकली छोटे छोटा कोड होता है 1122 लाइंस का। तो वहां पे अगर आपको ये लिखना होता है कि अगर ये चीज है, ये चीज नहीं है, ऐसा नहीं है, और फिर आपको आउटपुट चाहिए सारी कंडीशन ट्रू फॉल्स करके, तो उस केस में ये बहुत ज्यादा, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर आपको बहुत ज्यादा काम आते हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे हमने सिंपल सी 2 कंडीशन दी है। पहली कंडीशन मैंने ये दी कि अगर नंबर 1 की वैल्यू नंबर 3 से बड़ी है, तो क्या बड़ी है? नहीं है, नहीं है ना। और उसके बाद आ गया एंड। तो एंड ऑपरेटर की चलो पहले मैं पूरा बता देती हूँ, फिर मैं इसकी फंक्शनिंग बताऊंगी। दूसरी चीज से देखिए, क्या num2 num3 से बड़ा है। पर क्योंकि पहली कंडीशन फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स ही आना चाहिए यहाँ तक, तो हमें पता है। लेकिन अब समझने वाली बात ये है कि जब मैंने बोला कि जो नंबर है वो num3 num3 था, यहाँ सॉरी, हाँ तब भी फॉल्स ही हो रहा है, नंबर ग्रेटर देन num3, हाँ तब भी फॉल्स ही हो रहा है आपका। जो नंबर 1 है वो num3 से छोटा ही है। अब एंड बोलता है कि जब दोनों ट्रू होंगी तो, या तीनों ट्रू होंगी तो ही मैं वर्क करूंगा। वैसे तो हमें समझ में आ गया कि ये फॉल्स है, ट्रू है, तो आउटपुट तो आपका फॉल्स आएगा। लेकिन एंड ऐसे वर्क नहीं करता। एंड क्या करता है, उसने पहली कंडीशन पढ़ी, फॉल्स निकली, फिर उसने ऑपरेटर देख लिया कि भैया मैं तो एंड हूं, तो आगे की कंडीशन उसने टेस्ट ही नहीं करनी, वो देखेगा ही नहीं। वो क्यों नहीं देखेगा? क्योंकि उसको पहले से पता है कि एंड तो क्या है, वो तो कह रहा है कि सारी ट्रू होंगी तो ही करूंगा, अगर एक भी फॉल्स हुई तो मैं काम नहीं करूंगा। अब जब पहली कंडीशन फॉल्स ही हो चुकी है, अगर बाद की कंडीशन आपकी, ये जो है, अगर बाद की कंडीशन आपकी ट्रू हो भी रही है, तो आपके आंसर को तो इफेक्ट नहीं कर सकती ना, आंसर तो तब भी फॉल्स ही आएगा। इसीलिए जब भी आप एंड ऑपरेटर यूज करते हो तो कंप्यूटर क्या करता है, अगर उसको पहली कंडीशन फॉल्स मिल गई तो उसके बाद वो आगे की कंडीशन चेक नहीं करने वाला। तो इस केस में आउटपुट नो डाउट फॉल्स आएगा, लेकिन जो चेकिंग है वो यहीं तक हुई थी, इसके आगे का कोड कभी रीड हुआ ही नहीं। मैं आपको ये पॉइंट बताना चाह रही हूँ। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये चीज। आउटपुट आपका फॉल्स आना था, नो डाउट, इट वाज वेरी क्लियर। अगर मैं इसी का और ऑपरेटर करती, अब देखो और ऑपरेटर अलग तरीके से चलता है कि और क्या बोलता है, कोई एक भी ट्रू हुआ, ये तो फॉल्स था, लेकिन और देखा, अब और की केस में उसको पता है कि भैया सारे चेक करने पड़ेंगे, तो वो इसको चेक करेगा। इसको चेक करके उसे पता चला हाँ भाई ये तो बड़ा है, इससे बड़ा है, तो ठीक है ट्रू दे दो, से आपका आउटपुट चेंज हो जाएगा। अपने के केस में क्या है, जैसे मान लो मैं ये लिख दूं, मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने लिखा नॉट नंबर num3 num1 क्या, पहले ये देखो ये क्या दे रहा है आपको आउटपुट, num1 लेस देन num3। क्या num1 लेस देन num3 है? हाँ है। तो इतने का आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। नॉट ऑफ, अब इसने आउटपुट क्या दिया, ट्रू, तो नॉट ऑफ ट्रू इज फॉल्स, तो आपका आउटपुट क्या बनेगा, फॉल्स। तो जब मैं इसको रन करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स। तो नॉट का काम ही होता है कि जो भी आंसर उसके सामने आया है, जो भी उसको आंसर मिल रहा है, ये उसका बस उल्टा कर देता है। ठीक है, तो इस ढंग से आपका जो है नॉट ऑपरेटर वर्क करता है। अगली जो चीज हम पढ़ने वाले हैं, दैट विल बी ऑपरेटर प्रेसिडेंस। आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस पे चलते हैं हम। प्रेसिडेंस बोलते हैं। प्रेसिडेंस क्या होता है, प्रेसिडेंस आपका वो ऑर्डर बताता है कि किस ऑर्डर में आपके जो ऑपरेटर्स हैं वो खुद को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ठीक है, जैसे आपको बोर्ड मास का रूल पता है, बोर्ड मास में आपको पता है कि पहले आपका ब्रैकेट रन होगा, फिर ऑफ ऑपरेटर, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो इसी ढंग से अपने इन ऑपरेटर्स का आपने एक चीज नोटिस करी कि पहले ये हुआ,
फिर नॉट ऑपरेटर रन किया, ये नहीं हुआ कि पहले नॉट ऑफ नंबर हो जाए और फिर रिलेशनल ऑपरेटर आए। तो इनको इतनी समझ कैसे है, ये तो मशीन है, इसको कोई समझ नहीं है, ये सब प्री डिसाइडेड है। इसी को हम प्रेसिडेंस बोलते हैं कि हमने प्री डिसीजन ले रखा है कि कौन सा ऑपरेटर पहले चलेगा। तो हमारे डिसीजन के अकॉर्डिंग ना जो सबसे पहले जो प्रेसिडेंस है, प्रेसिडेंस मतलब जिसको हमने हाईएस्ट ऑर्डर दिया है कि सबसे पहले तो ये चलेगा, तो वो कौन है आपका ब्रैकेट है, ठीक है, यानी पैरेंथेसिस है। उसके बाद है आपका एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, ठीक है, कि एक्सपोनेंट रन करेगा। उसके बाद आपके ये जो डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर एडिशन यानी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं आपके, उसके बाद फिर हम इनको हम वो प्रेसिडेंस दे देते हैं। उसके बाद आपका, अच्छा ये एक मिनट, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो गया ना, इसके बाद आपका फ्लोर डिवीजन और आपका मॉड्यूलस, ये सारे इससे ऊपर रहते हैं प्लस माइनस से। अर्थमेटिक ऑपरेटर में भी आपकी ना थोड़ी सी वो है कि प्लस माइनस बाद में आएगा, पहले ये वाले वेरिएशंस आएंगे फिर ये दो आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका रहेगा रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स में सबका लेवल सेम है, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू फलाना ढिमकाना, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए। रिलेशनल के बाद आएंगे आपके असाइनमेंट। असाइनमेंट कौन से वाले थे, जो शॉर्ट हैंड नोटेशंस बताई थी, ठीक है। उसके बाद आपका असाइनमेंट आता है, और लास्ट में जो आपके लॉजिकल है। अब लॉजिकल के अंदर आपका वो है, लॉजिकल में आपको पता होना चाहिए, लॉजिकल में सबसे पहली प्रेसिडेंस आपकी नॉट की रहती है, उसके बाद आपकी और की है, एंड उसके बाद आपकी एंड की है, ओके। तो सबसे पहले आपका नॉट होगा, उसके बाद आपका और होगा, और उसके बाद आपका एंड होगा। तो इसके अंदर आपको प्रेसिडेंस अपनी याद रखनी होती है। असाइनमेंट में नहीं रखनी है, रिलेशनल में इतना नहीं है, बट इसमें और इसमें कि ये पहले होंगे और ये दो बाद में होंगे, ये आपका मैंडेटरी, ठीक है। तो ये आपका प्रेसिडेंस ऑर्डर रहता है। तो मैं आपको ये बता देती हूँ, राइट। तो आगे चलते हैं। तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं प्रेसिडेंस के लिए ही। जैसे a इक्वल टू आपका 200 ले लिया, b इक्वल टू आपका 100 ले लिया, एंड c इक्वल टू आपका 50 ले लिया। अगर अब मैं प्रिंट कराऊं, अब समझो इस चीज को, मैं क्या लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ मैंने a की वैल्यू 200 दी, b की वैल्यू मैंने 100 दी, एंड c की वैल्यू मैं 50 दे रही हूँ, और मैं बोल रही हूँ a प्लस सी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इसको ब्रैकेट में डाला हुआ है, इसको ब्रैकेट में डाला हुआ है, उनके बीच में मैंने मल्टीप्लाई का साइन है, और बोला जो भी लास्ट में आएगा वो फिर प्रिंट हो जाए। तो मैंने बोला पैरेंथेसिस हाईएस्ट उस पे होता है, तो इसीलिए पहले इसका a प्लस सी होगा। तो a प्लस सी करेंगे तो वो आपका क्या बनेगा, 250 बनेगा। फिर आपका मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, मल्टीप्लाई के साइन के बाद आपको यहाँ फिर ब्रैकेट दिख रहा है, तो इसका मतलब पहले ये बनेगा। तो a प्लस बी क्या रहा आपका, 300 रहा। तो राइट, तो इनको जो भी मल्टीप्लाई करके आपका आता है 75 75 और 3 0, तो 75,000 आपका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। इसको एक बार रन कर देते हैं। तो 75,000 आपका आउटपुट आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, मान लो मैं अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी। जब मैंने a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी लिखा, तो मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लीकेशन को हायर प्रेसिडेंस देता है देन एडिशन। इसका मतलब उसने क्या करना है, पहले वो उसके लिए a क्या है 200 प्लस 100 एंड मल्टीप्लाई बाय सी इज 50। तो उसको वो पहले क्या करेगा, वो एडिशन ना करके पहले मल्टीप्लीकेशन करेगा। तो उसको पहले मिलेगा 5000, इधर से उसको 200 प्लस मिलता रहेगा, और यहाँ से वो लिख देगा 5000। तो अब वो ये करेगा, तो ये बनेगा 5200, ठीक है। तो इसको रन करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। और लास्ट एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया a ग्रेटर देन c, वैसे ही कर चुके थे हम, a ग्रेटर देन b एंड
बी लेस देन सी। ठीक है, अब आप ये देखो, ये एक है, ये एक है, कोई ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, बीच में एंड है, लेकिन हमको पता है कि जो एंड है उसकी तो सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस है, अपने लॉजिकल में भी उसकी सबसे लोएस्ट है, तो बाकी सबसे तो है ही। तो क्योंकि वो लोएस्ट पे है तो पहले रिलेशनल रन करेंगी, ये दोनों आपस में रन कर लेंगे, ये दोनों आपस में रन कर लेंगे, जो भी आएगा उसका आउटपुट एंड होगा। तो क्या ए ग्रेटर देन बी है? ए ग्रेटर देन बी, यस, ट्रू है। ट्रू है तो इसका मतलब टी एंड, तो यानी सेकंड वाली कंडीशन चलेगी। क्या बी लेस देन सी है? नहीं। 100 इज ग्रेटर देन 50, तो ये तो फॉल्स हो रहा है। तो ट्रू एंड फॉल्स, क्योंकि एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो आउटपुट क्या आता है आपका? फॉल्स। तो आपका आंसर क्या आने वाला है? फॉल्स। तो इसको रन करके देखते हैं, आउटपुट इज फॉल्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका यही था, ऑपरेटर्स आपके यहीं तक खत्म होते हैं। बेसिकली जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो मेरा थोड़ा सा रह गया था। तो आज आपका जो चैप्टर 1 है, जो मैंने आपके साथ फर्स्ट वीडियो में सारा करिकुलम डिस्कस किया है, उसमें जो इंट्रोडक्शन टू पाइथन था तो वो यहीं तक था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ ज्यादा बड़े क्वेश्चन इस पे बनते नहीं है, सिंपल से आपके बनते हैं। अगर आप प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहे तो बस वही क्वेश्चन इस पे बनते हैं। यहाँ तक हम कोई कोडिंग कर नहीं सकते, इसलिए प्रोजेक्ट वर्क में आफ्टर सेकेंड चैप्टर ही आपको स्टार्ट कराने वाली हूँ। बट आई डू होप कि आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आई, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।